नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्वागत करता हूँ स्टडी आर में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा अपना, मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा IB ACIO वाला जो इंटरव्यू हुआ था। और ये जो इंटरव्यू के जितने मैं टिप्स बताऊँगा, पूरा आपको जितनी भी मतलब इससे शिक्षा जितनी मिल सके मेरे इंटरव्यू से, जितना आप गेन कर सकते हो आप उसे करिएगा। और ये आपके IP सिक्योरिटी सेशन के इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। कि देखिए, सेम पैनल होगा, लगभग वही सेम पूरा पैनल होगा, सेम स्ट्रेटजी होगी और सेम तरीका होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इस इंटरव्यू में, और उसके बाद प्लस मैं Tier 2 में मेरा कैसा पेपर आया था, तो वो पेपर भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं पेपर दिखा देता हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन हमारे में पूछा गया था। तो जो IBACI का जो Tier 2 हुआ था वो 25 फरवरी को हुआ था, और जिसमें एक तो हमारे पहले 3 ऐसे आए थे, उसमें से एक ऐसे आपको लिखना था। तो जो सोशल मीडिया और ये वॉर जो वाटर पे वॉर होने वाला है, ये टॉपिक था। और ऑनर किलिंग पे, ये 3 टॉपिक थे, इसमें से किसी एक टॉपिक पे लिखना था। मैंने सेकंड वाले टॉपिक पे लिखा था ऐसे। और उसके बाद ये आपका जो पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और प्लस आपको ये इसको प्रिसाइज राइटिंग मतलब पूरा पढ़ना था, उसके बाद अपने लैंग्वेज में समराइज करना था। तो ये तो था मेरा जो पूरा जो Tier 2 था। इसके बाद जो रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट आने के बाद मेरा जो इंटरव्यू के लिए जो आई थी डेट, वो 1 जून को था। तो 1 जून को मेरा इंटरव्यू था। जो इंटरव्यू मेरा लखनऊ में था, क्योंकि मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, यूपी में। तो मेरा लखनऊ से था। और जो डॉक्यूमेंट्स थे, देखिए सबसे पहले तो 2 फॉर्म आए थे, मतलब AF मतलब अटेस्टेशन फॉर्म, और स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर मतलब SSQ और AF। ये 2 फॉर्म थे। ये उनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म उसको फिल करना था, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये और सर्टिफिकेट ये मतलब करना था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा हो, या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जिनके पास है वो करना था। और एक आइडेंटिटी मतलब सर्टिफिकेट वो, और कुछ फ़ोटोज़ थे, मतलब बाकी सब कुछ जितने भी डेटा था वो उसमें सब लिखा हुआ था कि ये चीज़ आपको लेके आनी है। और मेरा इंटरव्यू जो था वो टाइमिंग 9 बजे दे रखी थी, तो वहाँ पे वो इंटरव्यू था। और पूरा जो आपको दे रखा था कि 2 कॉपी आप लेके आओ, अटेस्टेड करवा के लाओ, सेल्फ अटेस्ट करवा के लाओ, पूरा ये सब हो चुका था। ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था। ड्रेस कोड पहले मैं समझा देता हूँ ड्रेस कोड कैसा था। अच्छा, उस दिन ड्रेस कोड सभी लोगों का लगभग एक जैसे ही था। तो देखिए, ब्लैक एंड वाइट वैसे पहले पहनते थे लोग, लेकिन अब ब्लैक एंड वाइट इतना नहीं पहन रहे हैं। ब्लू कलर की पैंट, जो डार्क ब्लू होता है, और थोड़ी सी जो स्काई ब्लू में थोड़े हल्का हल्का कलर के जो शर्ट आते हैं, लोगों ने मतलब फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और बेल्ट थी, और जो शूज़ होते हैं, कुछ लोगों ने टाई लगा रखा था, कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा, मैंने भी नहीं लगाया था। और मतलब सिंपल फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। और जो मतलब एक इंसानों की तरह बाल होते हैं वो सिंपल सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब हीरो टाइप का नहीं होना चाहिए कोई कैरेक्टर। तो सिंपल एक जैसे मतलब एक फॉर्मल वे में आपको जाना होता है। और गर्ल्स तो थी नहीं मेरे में, मतलब मेरा जो पूरा जहाँ पे इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे सारे बॉयज़ का ही इंटरव्यू था। तो वहाँ पे गर्ल्स के नहीं थे। गर्ल्स के लिए भी अगर गर्ल्स हैं तो वो एकदम फॉर्मल वियर मतलब फॉर्मल कपड़े पहन के वो जाएं। तो ऐसे तो इंटरव्यू टिप्स आपको कई मिल जाएंगे कि किस तरीके से कपड़े पहनने हैं। तो अब वहाँ पे जाने के बाद हुआ क्या। तो सबसे पहले तो वहाँ गेट पे ही बैग और मोबाइल सब जमा हो गया, मतलब कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। और वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड ये नहीं लगा कि ये IB का हेडक्वार्टर है या कुछ हेड आपका हेड ऑफिस है। आपको पता करना पड़ेगा वो कहाँ पे। तो वो मॉल रोड पे है, वहाँ पे लखनऊ में, जो जानते हैं मायावती का जहाँ घर था, मायावती जी का, उनके घर के पास में ही था। तो आप ये समझ लीजिए। तो उसी रोड पे ही था। तो वैसे ऑफिस था, ऑफिस में वहाँ पे इंटरव्यू था सिंपल सा। तो वहाँ पे पहले कोई भी चीज़ आपको, जब भी आप अगर बाहर आओगे तो पहले आप अंदर जाने से पहले आप उस रूम में जाओगे, सबका अपना सामान जमा करोगे, जैसे मोबाइल वोबाइल कुछ, अगर आपके पास कोई ऐसा, वहाँ पे चेकिंग होती है, उसके बाद ही आप अंदर जाओगे। मतलब ये डेली का है, अगर कोई भी जाएगा इंसान वहाँ पे, अगर कोई चाय लेके भी जा रहा है तो उसको भी ये प्रोसेस, मतलब ये रूल तो यही है कि वो वहाँ पे जाएगा, पहले देखेगा, उसके बाद ही अंदर जाएगा। कोई भी आप डिवाइसेस अंदर लेके नहीं जा सकते हो। तो ये सबके लिए था। उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म, स्पेशल सिक्योरिटी जो क्वेश्चनर वाला, वो पूरा फॉर्म आपका फिल होना चाहिए, और वो सब वहाँ पे वो चेक करते हैं बाद में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे चेक करने के बाद उन्होंने आपको एक रूम में बैठा दिया। तो रूम में बैठ गए थे हम लोग। और उस रूम में न्यूज़पेपर काफ़ी दे दिए गए थे कि आप ये न्यूज़पेपर जो है वो पढ़िए। तो हिंदी के न्यूज़पेपर बहुत थे, मतलब जितने भी अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, और न्यूज़पेपर जो इंग्लिश वाले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारे थे। तो सारे न्यूज़पेपर दे दिए गए थे कि आप पढ़िए न्यूज़पेपर।
और जो आपका जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड बहुत होगा, मतलब आपको करंट मतलब बहुत, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हैं तो आप पढ़ लीजिए, आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जैसे उसके बाद मेरा जो नंबर था वो 7th 8th नंबर था, कि 7th 8th नंबर पे मेरा इंटरव्यू होगा। तो 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मेरा 11 बजे, सवा 11 बजे आ गया था, मतलब मेरा टर्न कि अब मुझे इंटरव्यू देना है। तो पहले वहाँ पे जो मेन जो रूम था जहाँ पे पैनल बैठे हुए थे, पूरा पैनल मेंबर, वहाँ बाहर एक मतलब चेयर टाइप की थी, तो वहाँ पे बैठ जा रहे थे दो, मतलब दो इंसान, दो बंदे वहाँ बैठ जा रहे थे, तो एक का अंदर हो रहा था तभी एक बाहर बैठा हुआ था। तो फिर वो सब कुछ हो गया, तो फिर जैसे ही मेरा टर्न आया, फिर हम गए। उसके बाद में से गेट ओपन किया, विश किया गया, जितने भी मेंबर्स थे उनको विश किया गया। तो मेरे पैनल में जो 3 सर थे और एक मैम थी। तो जो मैम थी वो बॉडी लैंग्वेज मतलब केवल नोट कर रही थी, वो ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, केवल एक क्वेश्चन पूछा था। और बाकी जो 3 जो सर थे वो लोग, और सारे बहुत ही सीनियर ये लोग हैं, मतलब मुझे तो कुछ लोग बता रहे थे कि आईपीएस है। और वैसे तो देखिए सारे सीनियर मेंबर्स, जो सीनियर जो ऑफिसर होते हैं वो सब आए थे। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले वही पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इंग्लिश में नहीं दिया, मैंने हिंदी में दिया, क्योंकि मुझे इंटरव्यू पूरा हिंदी में देना था। तो मैंने हिंदी में बताया कि मतलब मेरा नाम है अक्षय पांडे और मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसे ऐसे करके पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन होता है आपका वो मैंने दिया। तो उसके बाद अब उनको भी समझ में आ गया कि हिंदी में इस बच्चे का इंटरव्यू लेना है, तो पूरा इन्होंने हिंदी में ही पूछा मुझसे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ पढ़ा है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा आपने? तो फिर मैंने बताया कि दरअसल 1 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, और 30 तारीख को इसका उपचुनाव हुए थे, उसका रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी की बड़ी करारी हार हुई थी। कैराना लोकसभा सीट और फूलपुर और ये गोरखपुर वाली ये सीटें हार गए थे, और कई विधानसभा सीटें हार गए थे। तो मैंने बताया कि मतलब बीजेपी कई उपचुनाव, जो उपचुनाव का रिजल्ट आया बीजेपी उसमें कई सीटें हार गई हैं, और मतलब ये पूरा रिजल्ट रहा है। अच्छा, ये उसमें कई टॉपिक थे, ऐसी बात नहीं फ्रंट पेज पे टॉपिक और नहीं थे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए मुझे पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे पॉलिटिकल रिलेटेड अगर कोई व्यूज़ अगर किसी को बताना है तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। अब ऐसा नहीं मैं इकोनॉमिक्स पे लेके टॉपिक पहुँच जाऊँ कि वरना वो मुझसे बहुत अच्छे से पूछे। तो वो आपसे मैं चाहता था कि मेरा पूरा मतलब इंटरव्यू पॉलिटिक्स पे हो, फिर बाकी कुछ अगर और क्वेश्चन पूछेंगे वो मुझसे, मगर मेरे जो मैंने पढ़ाई करी है तो फिर मैं बताऊंगा। तो लेकिन मेरा पूरा इंटरव्यू केवल पॉलिटिक्स पे हो गया, जितना मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं खुद उन्हें क्वेश्चन दे रहा था कि आप इस पे पूछिए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे और एंटी क्वेश्चन बहुत पूछ रहे थे। तो आप क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टेड है। तो फिर उन्होंने मुझसे यही पूछा अगला क्वेश्चन कि क्यों हार गई बीजेपी। तो फिर अब यहाँ पे मुझे ये नहीं दिखाना था कि मतलब कि सब अच्छा अच्छा बताऊं कि ऐसा ऐसा, तो फिर मैंने सारे जितने भी मुझे, मैं वहाँ पे उस वक्त न्यूट्रल वे में जितने भी पॉसिबल रीजंस थे मैंने सब बताया। कि देखिए कुछ तो वहाँ पे गन्ना किसानों का, जैसे मैंने तो कैराना लोकसभा सीट के लिए बताया क्योंकि मेन कैराना हार गई थी सबसे ज़्यादा, उसी की वजह से बेइज्जती हो रही थी यूपी, मतलब यूपी में। तो उस वक्त मैंने बताया कि वहाँ पे मतलब कुछ गन्ना किसान जो हैं वो भी नाराज़ थे, और विपक्ष भी लामबंद हो गए थे, जैसे बीजेपी के खिलाफ सारी जो पार्टियां थी बंद हो गई थी। और मैंने कहा कि बाकी जो जितने भी काम हो रहे हैं तो ज़मीनी अभी हकीकत पे उतना नहीं आ पा रहा है, तो लोगों को फील नहीं हो रहा है, इसलिए भी ऐसा हुआ है। और मैंने ये भी बताया कि वोट परसेंटेज ज़्यादा कम नहीं हुआ है, वोट उतने मिले, बस वही है कि मेन लामबंद हो गया, तो इस वजह से मेन जो रीज़न है वो इस वजह से हार गए, और कुछ गन्ना किसान भी नाराज़ थे कैराना की साइड में। तो ये चीज़ मैंने रीज़न बताया जो मैंने जितना न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बाकी चीज़ें। तो फिर उन्होंने कहा अगला क्वेश्चन कि अच्छा तो ये बताइए कि गन्ना चला या जिन्ना चला, मतलब गन्ना की वजह से हार हुई या जिन्ना की वजह से। अब देखिए उस वक्त जो इश्यूज चल रहे थे, उस वक्त एएमयू में जिन्ना वाला बहुत मुद्दा उठा था कि जिन्ना की फ़ोटो हटाओ, जिन्ना ऐसा करके इश्यू उठा था। तो उन्होंने पूछा कि जिन्ना चला या गन्ना, तो फिर मैंने कहा कि सर हम भारत में रहते हैं, जिन्ना कैसे चल सकता है, गन्ना का ही मुद्दा उठाया, गन्ना किसान नाराज थे, उसी की वजह से ये थोड़ा सा रिजल्ट ऐसा रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ये जो एएमयू में विवाद चल रहा है इसके पीछे कौन है। तो मैंने कहा कि सर वैसे तो ये विवाद होना ही नहीं चाहिए था, ये तो कुछ मतलब एक थोड़े से हिंदुत्ववादी पार्टियां भी हैं, कुछ हिंदुत्ववादी संगठन है, पार्टियां नहीं संगठन है, जिन्होंने इसको विवाद को मतलब बहुत ज़्यादा तूल दिया। लेकिन जिन्होंने ये लगाया उसको भी ये नहीं करना चाहिए था, मतलब बहुत ही बैलेंस व्यू में मैंने आंसर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जिन्ना के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो फिर मैंने बताया कि सर जिन्ना के बारे में यही कि जिन्ना की वजह से ही हमारे भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है भारत के से। और भी मैं बता सकता था जिन्ना के बारे में, काफ़ी कुछ पता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिन्ना के बारे में जितना पूछूंगा फिर वो और एंटी एंटी क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर मैंने कहा कि और सर तो मैंने जिन्ना के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जिन्ना के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो उनका अच्छा चलो कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि यूपी में विकास हुआ है कि नहीं, मतलब सभी सरकार तो कह रही है विकास हुआ है, तो यूपी में विकास हुआ है। तो मैंने कहा हाँ सर विकास के कार्य तो चल रहे हैं, तुरंत विकास नहीं हो जाता है, विकास मतलब उस पथ पे है, इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे सड़कें बन रही हैं, जितने भी जो बदमाश हैं उनका मतलब उनको बंद किया जा रहा है, तो उनका कहाँ कहाँ बंद किया जा रहा है, खाली एक खास धर्म के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है उन्हें। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं कि हम किसी को ऐसे ही मार सकते हैं, बाकायदा सब रूल वाइज होता है। अगर किसी ने ऐसा, पहली बात तो ऐसा नहीं हो रहा, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ मतलब एक्शन बिल्कुल होगा। और उस अगर कुछ मतलब बिना सबूत का आप किसी को कैसे मार सकते हो। तो मेरे मतलब जानकारी में तो ऐसा नहीं है कोई, और ऐसा हुआ हो तो मुझे इसके बारे में पता है इतना, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा। अच्छा फिर उन्होंने कहा ये बताइए, अच्छा अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आपकी तीन प्राथमिकता क्या होती, कि मतलब आप क्या कौन से तीन सेक्टर पे आप बड़ा जोर देते। तो मैंने बताया कि सर मैं एजुकेशनल सेक्टर पे बड़ा जोर दूंगा, क्योंकि हमारे यूपी में एजुकेशन लेवल अभी भी बहुत नीचे है और सब स्टेट्स में। और प्लस मैं दूसरी इंडस्ट्री पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि हमारे में यूपी में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बाहर जाते हैं काम करने, काम मांगने, मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री पे भी मैं जोर दूंगा। और थर्ड लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए ताकि कोई मतलब समस्या ना हो। तो फिर उनका कि अच्छा और कोई तीन और कोई मुद्दा नहीं है, मैंने कहा हैं तो सर और बहुत से हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है काफ़ी कुछ, और मतलब ऐसे कई इश्यूज हैं। तो लेकिन मेरे जो मेन तीन हैं वो ये हैं। तो फिर इतना हो गया, तो फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि क्या आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। तो उन्होंने देखा कि मतलब मैं पांडे हूँ, पंडित हूँ, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप नॉन वेज खाते हैं नहीं। तो देखो अगर मैं वैसे ही बताऊं, अगर आप जो सच्चाई है वैसे तो आप मान लो, लेकिन अगर आप हो उस टाइप से, तो थोड़े से रूल्स आप मतलब फॉलो करो। तो फिर उन्होंने कहा कि अब देखते हैं, मतलब उन्होंने ये पूछा नहीं है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वैसे ही मैंने बताया कि नहीं सर मैं वैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर मैं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कहीं ऐसा, अगर ऐसा मतलब इश्यू आ जाए कि आपको कहीं खाना पड़े तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ये मत बिल्कुल जवाब दीजिए कि नहीं सर मैं नहीं, मैं तब भी नहीं खाऊंगा, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो ये जवाब बिल्कुल मत देना, क्योंकि बहुत बार आईबी में होता क्या है कि ऐसे ऐसी जगह आपकी ड्यूटी होती है जहाँ पे आपको मतलब बहुत दिनों तक छुप के रहना पड़ता है, बहुत बार इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे खाना मिले अपने मनपसंद का, हो सकता है सरवाइव करने के लिए कुछ भी। तो फिर मैंने यही जवाब दिया कि सर वैसे तो मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ कि मुझे कभी नॉनवेज खाना पड़े, लेकिन कभी अगर मुझे लाइफ का अगर सर्वाइवल का अगर सवाल आ गया, मतलब कि मुझे अगर अपनी लाइफ को बचाना है, तो मैं इसके बारे में एक बार सोचूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। तो वैसे अगर कभी ऐसा कोई इश्यू आएगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो फिर हो गया। फिर एक जो तीसरे सर थे उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि क्या छात्रों को राजनीति में आना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए छात्रों को। तो उन्होंने कहा कि तुम तो राजनीति में नहीं गए, आपको ज्वाइन करना चाहिए था, एबीपी ज्वाइन करना चाहिए था आपको, या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए था आपको। तो फिर मैंने कहा कि नहीं सर, मैं दरअसल क्या है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था, तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको क्या लगता है कि जो राजनीति में आते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बुरे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप राजनीति में भी हैं और अगर शिक्षा में भी हैं, तो आप दोनों क्षेत्र में एवरेज रहेंगे, तो आप दोनों क्षेत्र में मतलब बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको राजनीति में ही जाना है तो आप राजनीति में सक्रिय रहिए, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे लगता था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही सक्रिय रहूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एक तैसे तंज की टाइप के में ऐसे कहा कि अरे आपको राजनीति में जाना चाहिए था, आपको जनसेवा करनी चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं सर, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं अपनी काम बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ, तो मैं इनडायरेक्टली समाज सेवा ही कर रहा हूँ। तो फिर वो सर भी उन्होंने फिर नहीं पूछा। तो फिर एक वो जो पहले वाले सर थे, फिर उनसे उन्होंने पूछा क्वेश्चन। अच्छा वो ये सोचते थे कि मतलब मैं बहुत प्रो बीजेपी वाला हूँ, तो उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब देखिए ऐसा मैं बताऊँ होता क्या है,
आप एक चीज़ मेरी आप टिप्स लीजिएगा कि देखिए जो भी सत्ता में रहे, सरकार जिसकी है, आप हमेशा उसके अगेंस्ट मत रहिएगा। भले आपके अगर व्यूज़ भी अगेंस्ट हैं, लेकिन आप अगेंस्ट दिखिएगा मत, क्योंकि देखिए आपको इनडायरेक्टली उन्हीं के अंडर में काम करना है। तो आपके पहले से अगर व्यूज़ अगर उनके एंटी होंगे तो आप कैसे डिपार्टमेंट में काम कर पाएंगे? मतलब आपको मतलब भारत के लिए काम करना है, भारत गवर्नमेंट के लिए करना है, लेकिन आपके व्यूज़ मान लीजिए एकदम एंटी हों, या आप लेफ्ट व्यूज़ वाले हों, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे ऐसे नहीं जवाब देना है। लेकिन वैसे तो मैं खुद ही बहुत ही राष्ट्रवाद वाला हूँ, नेशनलिज्म मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है। तो वैसे भी उन्होंने पूछा कि आरएसएस के बारे में आपका क्या विचार है। तो मैंने वही बताया कि सर ये सांस्कृतिक संगठन है और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के अंदर एक जन जागृति की भावना मतलब उत्पन्न कर रही है राष्ट्रवाद के लिए। और वैसे भी इन्होंने आदिवासी के क्षेत्र में और नक्सल क्षेत्र में काफ़ी काम किया, और ये सही बात है। मतलब आदिवासी के अगर आप क्षेत्र में देखोगे तो आरएसएस की कई ऐसी शाखाएं हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। तो फिर अब उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप किसी मुस्लिम संगठन के बारे में जानते हैं ऐसा। तो मुझे उस वक्त एक संगठन था जो एक आईएएस की प्रिपरेशन कराती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम की, लेकिन मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था। अब उनसे मैं कहूँ क्या, तो फिर मैंने कहा कि सर नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उनका कि आप मुस्लिम संगठन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा सर नहीं, मेरे नॉलेज में अभी नहीं आ रहा है, मतलब एक है संगठन, लेकिन मतलब उनको ऐसा भी ना लगे कि आप उनको मतलब आप उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। आप मतलब अगर देखो कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप साफ साफ मना कर दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा ही अगर आप हीरो बनोगे तो फिर उसमें उनको दिक्कत होती है। तो मैंने वहाँ पे सिंपल कह दिया सर मुझे अभी नहीं नाम पता है, मतलब अभी मैं उसके बारे में इतना नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ के बारे में पढ़ने की। तो फिर दूसरे एक सर थे, फिर उनका कि अच्छा ये बताइए एक एक क्वेश्चन कि जो ये आरएसएस के जो सर संचालक होते हैं ये हमेशा एक खास जाति के क्यों होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि सर दरअसल क्या है कि ये ऐसी मैकेनिज्म हो जाती है कि जो भी सर संचालक चुनता होगा, मतलब मुझे इतना नहीं पता लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ, मतलब ये इस हिसाब से ऐसा होगा कि वहाँ पे जो जो भी एक जो सर संचालक चुनता होगा उस पूरी ग्रुप में ही सारे उसी खास जाति के लोग होंगे, और इसलिए वो उनको चुनते होंगे। तो फिर वो उन सर ने कहा कि अच्छा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन समझा नहीं, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सही से बताता हूँ आपको। तो दूसरे सर ने कहा कि नहीं ये समझ गए क्वेश्चन ये। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन जैसा ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ आरएसएस के सरसंघचालक हमेशा एक ब्राह्मण ही क्यों होते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर नहीं, ब्राह्मण इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि मतलब वही है ना कि जो चुन रहे हैं वो भी उसी जाति के हैं। तो उन्होंने कहा ये सही है क्या? मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल सही नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो फिर जो मैडम थी, जो मैडम जो बॉडी लैंग्वेज नोट कर रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि केवल खाली एक खास दिन पे आप किसी दलितों को खाना वाना खिला लो या दलितों के घर में जाके ही कर लो, तो क्या उससे दलितों का उत्थान हो जाएगा? तो फिर मैंने कहा कि नहीं सर, नहीं मैम, ऐसा नहीं कि आप केवल एक दिन आप कुछ काम करके कुछ भी अच्छा कर सकते हो, आपको 365 दिन काम करना पड़ेगा, और केवल दलितों के लिए नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए करना पड़ेगा। और ऐसा हम करेंगे तभी समाज का हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो फिर ये सब पूरा हुआ, उसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं था उन लोग के। तो फिर उनका कि उन्होंने एक सर ने पूछा कि और कोई क्वेश्चन किसी का। तो फिर किसी ने मतलब नहीं कहा, उनका कि सही है। तो फिर उनका जाओ जाओ बेटा। तो फिर इसी में हो गया, मैंने थैंक यू कहा और फिर मैं वापस बाहर आ गया। तो उसके बाद जितना मैं वापस बैठा रहा थोड़ा सा, और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी अटेस्टेशन फॉर्म में। तो फिर मैं वापस गया बाहर और उधर ही वापस थोड़ी देर कैफ़े वैफे से वो सब कुछ काम करवाया। और उसके बाद वहाँ पे मैंने कह दिया कि सर ये हो गया है, फॉर्म मैंने वापस सबमिट किया, और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया। तो इतना था मेरा जो इंटरव्यू का पूरा सफ़र था, इतना था। और इसमें मैं वही आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कि इंटरव्यू अब देने जाएँ तो हमेशा एकदम नॉर्मल रहें। कोई भी आप ये मत मतलब प्रिटेंड मत करिए कि आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। मतलब आप ये हैं कि सिंपल रहें, और जितना ऑनेस्ट रह सकते हैं उतना अच्छा है। वो देखिए इंटरव्यू में आपसे नॉलेज बिल्कुल नहीं चेक करना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने टीयर वन टीयर टू ले लिया है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपने वो पास किया एग्ज़ाम तभी आप पहुँचे हो इंटरव्यू के पास। तो यहाँ पे वो आपका बस एक मतलब व्यूज़ जानना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं कि आप किसी इश्यूज़ पे आप कैसे बोल सकते हो, आप क्या सोचते हो। तो वहाँ पे आप जैसा बताओगे उसी हिसाब से वो लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है कि आप भी बताइएगा कैसा इंटरव्यू गया मेरा। जितनी मैं बातें बताई बिल्कुल सब सही है, एकदम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एकदम एक एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा था बाद में आके।
तो मुझे लगता था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और मुझे लगता था हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में फाइनल मेरिट में पता नहीं कहाँ टीयर 1 में कम नंबर रह गए हों, और मार्क्स भी पता नहीं चले यार, इसलिए पता भी नहीं चला कि कितने नंबरों से रह गए, क्या रह गया, कहाँ पे कम रह गए। तो इस वजह से पूरा ऐसे ही मेरा इंटरव्यू रहा। और अगर इससे अगर थोड़ी बहुत भी शिक्षा अगर मिली हो तुम लोग को, तो यार इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और ज़रूरी नहीं है कि ये केवल अगर कोई आईबी का बंदा हो उसी को शेयर करो, किसी भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको शेयर जरूर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।